अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, गौशालाओं से दुर्गंध आने का जो बयान दिया, उसको लेकर के लोग सोच में पड़ गए कि भाई ये तो यादव अपने आप को बोलते हैं, और कोई यादव जो है, जो यादव तो गोवंश के पालक होते हैं। अब जो गोवंश की रक्षा करता है, जो गोवंश को पालते हैं, भगवान कृष्ण के जो वंशज कहते हैं, उनको अगर गौशालाओं से बदबू आने लगे, दुर्गंध आने लगे, तो वो किस तरह के गोवंश वाले हो गए। महाकुंभ के दौरान गंगा का पानी सबसे गंदा था। औरंगजेब महान बादशाह था, जबकि राणा सांगा गद्दार थे। और अब गौशालाओं से दुर्गंध आने का बयान। गौर कीजिएगा, बीते करीब 1 महीने से या शायद उससे ज्यादा समय से अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता आए दिन, या यूं कह सकते हैं लगभग हर हफ्ते, कोई ना कोई विवादित बयान देकर देश की राजनीति में नया नया बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि वो इस तरह के विवादित बयान देते हैं जिस पर दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से यूं भी कह सकते हैं कि बीते करीब करीब 1 महीने से अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी देश का राजनीतिक एजेंडा जो है वो लगभग सेट करने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन कभी गौर किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि हमको लगता होगा कि ये किस तरह की बेवकूफाना बयान है। हमको लगता होगा कि भला ऐसे कोई नेता किस तरह का बयान कैसे दे सकता है। अब देखिए ना, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, गौशालाओं से दुर्गंध आने का जो बयान दिया, उसको लेकर के लोग सोच में पड़ गए कि भाई ये तो यादव अपने आप को बोलते हैं, और कोई यादव जो है, जो यादव तो गोवंश के पालक होते हैं। अब जो गोवंश की रक्षा करता है, जो गोवंश को पालते हैं, भगवान कृष्ण के जो वंशज कहते हैं, उनको अगर गौशालाओं से बदबू आने लगे, दुर्गंध आने लगे, तो वो किस तरह के गोवंश वाले हो गए। याद कीजिए, ये वही अखिलेश यादव जिन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि मुझे भगवान कृष्ण जो है वो सपने में आए थे। तो जिन अखिलेश यादव को चुनावों के दौरान जो है भगवान कृष्ण सपने में आते थे, और भगवान कृष्ण हमेशा गायों के बीच घिरे रहते हैं, तो फिर ऐसे भगवान कृष्ण के जो उपासक अपने आप को बताते हैं, वो अखिलेश यादव कहें कि भाई गौशालाओं से दुर्गंध आती है, तो ये अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब लगता है, और लगता है कि इस तरह के बयान कोई कैसे दे सकता है। लेकिन इस बात को सोचने के साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि दरअसल ये ऐसा नहीं है कि ये तमाम बयान ऐसे ही दिए जा रहे हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है। मैंने 1-2 लोगों से बात की तो किसी ने कहा कि नहीं, वो गलती से मुंह से निकल गया, या फिर जो है राणा सांगा वाला बयान जो है वो दरअसल जो उनके सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उन्होंने ऐसे ही दे दिया और उनको बाद में लगा होगा गलती होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे बयान अगर आप देखेंगे तो पूरी रणनीति के तहत इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, अगर आप देखें तो एक तरह से पिछले 1-1.5 महीने में पूरी की पूरी भारत की राजनीति जो है ना, उसमें जो एजेंडा सेटिंग का काम है ना, वो अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी कर रही है। यहां तक कि ये इतना एजेंडा सेट करने में कामयाब हो गए कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से जो है वो पीछे हैं। राहुल गांधी एजेंडा सेट नहीं कर रहे, हालांकि संसद चल रही है और राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी के एक आध बयान की भैया मुझे बोलने नहीं देते, फलाना ढिमकाना, ये सब करके राहुल गांधी ने कुछ बयान जरूर दिए, लेकिन फिर भी देश का जो राजनीतिक एजेंडा है ना, वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी सेट कर रही है। अब ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये ऐसा ही नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, ये बाकायदा सोचा समझा प्रयोग है इस तरह के जो विवादित बयान दिए जा रहे हैं। अब एक एक करके देखिए बयान। जब कुंभ की बात थी तो कुंभ जो है किस तरह से चल रहा था, और उस वक्त अखिलेश यादव पहले कुंभ के शुरू होते ही उन्होंने झूठ बोलना शुरू किया, कई तरह के उन्होंने फेक न्यूज फैलाई कि यहाँ लाइटें नहीं लगी, यहाँ नहीं लगा, वो नहीं लगा। फिर उसके बाद जो है जब कुंभ शुरू हुआ तो अखिलेश यादव जो है हरिद्वार तो नहीं गए, लेकिन वो गंगा वो संगम पे तो नहीं गए, लेकिन उसके पहले कहीं गंगा जी में डुबकी लगाकर उसके बाद उन्होंने फिर कई तरह के विवादित बयान दिए कि जो है इस तरह से नहाने से जो है पेट दिखता है, जो है ये इसलिए जो है इस तरह से नहाते हैं। फिर जो है वहां पर जो भगदड़ हुई थी उसको लेकर उन्होंने बयान दे दिया, फिर कहा कि वहां पे हजारों लोग गायब हो जाते, इस तरह का बयान दे दिया। तो ऐसी लंबी फेरिस्त। फिर उनकी जो सांसद हैं जया बच्चन ने ये विवादित बयान दे दिया कि भैया जो जहां लोग महाकुंभ में नहा रहे हैं संगम, वहां तो सबसे ज्यादा गंदा पानी वहां है, और बिल्कुल उसमें तो जो अगर उतरेगा तो उसको बीमारी हो जाएंगे। अब सोचिए कि करोड़ों लोग नहा लिए इस देश में और करोड़ों लोगों ने संगम में स्नान कर लिया, महाकुंभ में स्नान कर लिया, किसी को बीमारी नहीं हुई, लेकिन जया
ने इस तरह के जो है, जया बच्चन ने इस तरह का बयान दे दिया। उसके बाद जो है अबू आजमी आ गए। अबू आजमी ने औरंगजेब को महान शासक बता दिया, अचानक से महान शासक बताने के लिए आ गए। और फिर उसके बाद जो है रामजी लाल सुमन संसद में उठते हैं और बाकायदा राज्यसभा के अंदर वो कहते हैं राणा सांगा गद्दार था। फिर उसके बाद जो है अखिलेश यादव खुद आ जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई जो है ये बीजेपी दुर्गंध फैला रही है क्योंकि गौशाला बना रही है, गौशालाओं से तो दुर्गंध आती है। ये सारे बयान जो हैं एक रणनीति का हिस्सा है। ये सारे बयान अगर आप देखेंगे, दरअसल हो क्या रहा है, इस रणनीति को समझने की जरूरत है। आम जनमानस को, हिंदू वोटर जो खासकर है, उनको ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव के इन बयानों से उनको जो है नुकसान होगा, उनकी पार्टी को नुकसान होगा। लेकिन अखिलेश यादव जो है वो भी समझते हैं इस बात को, किस तरह के बयान से जो है जो हिंदू हैं वो उनके पाले में नहीं आएंगे। लेकिन सवाल यह कि अखिलेश यादव को जो आम जो हिंदू वोटर है, जिसको यानी जो खुद को हिंदू मान करके और हिंदू मुद्दों पर जो वोट देता है, अखिलेश यादव को ऐसे वोटर चाहिए भी नहीं। अखिलेश यादव को मालूम है कि जब तक योगी आदित्यनाथ हैं तब तक ये जो कोर हिंदू वोट है वो उनको नहीं मिल सकता। तो इसीलिए अखिलेश यादव को अब ये जब इस बात का पूरी तरह से एहसास हो गया कि कोर हिंदू वोटर अखिलेश यादव को नहीं मिलेगा, तो अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी अब दूसरी है। एक, वो अपने मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने में लगे, इसीलिए औरंगजेब को महान बता दिया जाता है, इसीलिए महाकुंभ का इस तरह से जो है विरोध किया जाता है। क्योंकि आम हिंदू, फिर से कह रहा हूं, जो आम जनमानस है, आम हिंदू है, वो इन बयानों से जो है वो जो है दुखी होता है और दुखी होकर वो अखिलेश यादव से और दूर जाता है। लेकिन अखिलेश यादव को पता है कि वो ये उनका वोटर है ही नहीं, और जब तक बीजेपी में नरेंद्र मोदी और जो है योगी आदित्यनाथ है, तब तक ये वोटर उनके पास आने ही नहीं वाला। इसलिए वो इनकी चिंता ही नहीं कर रहे। वो पूरी तरह से जो है मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करने में लगे हैं। अब मुस्लिम वोटों में जो लड़ाई है, इस बात को समझ लीजिए, वो कांग्रेस में है और साथ साथ अखिलेश यादव में है। अब कांग्रेस भी जो है खुद से कोशिश कर रही है, मतलब ये कांग्रेस की अभी बिहार में जो चल रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, बिहार में जो है कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अपने दम पर वहां पर वो आरजेडी से अलग होकर भी अपने दम पर मजबूत हो सके। और कांग्रेस को मजबूत होने के लिए मुस्लिम वोट चाहिए और कांग्रेस उसके लिए लगी हुई है। और क्योंकि मुस्लिम वोट जो है बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें लगता है कि जो है कांग्रेस उनको हरा सकती है, तो मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस के पाले में जा सकता है अगर कांग्रेस मजबूत दिखे, एक मुश्त जा सकता है। ये असम के चुनाव से, धुबरी लोकसभा चुनाव से साबित हो चुका है। लेकिन तो इस बात को समझते हुए अखिलेश यादव की कोशिश ये है कि जो मुस्लिम वोट है वो पूरी तरह से अपने पक्ष में गोलबंद कर सके। तो ऐसा कर लेंगे तो एक तो ये कि बीजेपी के खिलाफ उनको मुस्लिम वोट जो है उनको गोलबंद हो जाएगा, और दूसरी उनकी कोशिश ये है कि कांग्रेस भी जो है मुस्लिम वोटों के लिए उनसे बार्गेन नहीं कर पाएगी अगर मुस्लिम वोट अखिलेश यादव के पाले में दिखेंगे। तो एक तो ये चीज है। अब दूसरा जो मुद्दा है उसमें यह है कि अखिलेश यादव पीडीए करते हैं, जिसमें वो कहते हैं पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को बताते हैं पीडीए। अब पीडीए का पूरा फॉर्मूला जो है अखिलेश यादव उसी पे काम कर रहे हैं। पिछड़े कौन? पिछड़े यानी कि उसमें यादव वोट, क्योंकि यूपी में यादव वोट अच्छी खासी जो है संख्या में है। और मुलायम सिंह यादव का तो विनिंग फार्मूला ही MY था, यानी मुस्लिम और यादव। तो अखिलेश यादव चाहते हैं कि MY का फार्मूला इंटैक्ट रहे और इस MY फार्मूले में मुस्लिम यादव जो वोट है उनके साथ में जो है जो दलित वोट है, दलित वोट भी आ जाए। तो अखिलेश यादव का ये विनिंग कॉम्बिनेशन है और इसको वो लोकसभा चुनाव में आजमा चुके हैं। दुर्भाग्य से लोकसभा चुनाव में जो है जिस तरह से वहां हालात बन गए थे, उसमें जो दलित वोटर है, खास करके जो जाटाव दलित वोट है, वो लगभग बहुत बड़ी तादाद में जो है, बड़ी तादाद में क्या, लगभग कह सकते हैं 90% वोट जो है वो पूरी तरह से इंडी गठबंधन के पक्ष में गया था। और इसके कारण अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे और बीजेपी गिरकर 31 सीटों पर आ गई थी। अब वही फॉर्मूला जो अखिलेश यादव का दोबारा है कि एक बार फिर से जाए, क्योंकि अब आपने ये भी देखा होगा लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो उसका बुरा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद बीजेपी अपनी स्थिति जो है कंसोलिडेट कर रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो अपनी और बीजेपी की स्थिति को सुधारने में लगे हुए हैं। वो लगातार प्रशासनिक इश्यूज पे काम कर रहे हैं। संभल में उन्होंने जो कुछ किया उसका एक मैसेज लगातार दे रहे हैं और बाकी जो तमाम इश्यूज हैं उन पर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर पर खेल रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रांग करने पे काम कर रहे हैं और एक वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दंगाई मुस्लिम वोट है उससे उसको वो दुरुस्त कर सकते हैं और जो है वो इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। तो 24 की तुलना में जब जो है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अब स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, तो अखिलेश यादव की चिंता यह है कि ये जो
पीडीए का फॉर्मूला है, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक उनको जो है गोलबंद करें, क्योंकि 27 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और अखिलेश यादव की पूरी नजर 27 के विधानसभा चुनाव पर है। वो किसी भी कीमत पर, क्योंकि इस बार अगर वो हारेंगे, क्योंकि 2 बार से लगातार जो है योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की वहां पर सरकार है और 2 बार से लगातार बीजेपी जीत रही है, अगर तीसरी बार भी अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव हारते हैं तो फिर उनके लिए बहुत बड़ा सदमा होगा, क्योंकि अखिलेश यादव अब तक अखिलेश यादव के नेतृत्व में यूपी में समाजवादी पार्टी जो है विधानसभा चुनाव नहीं जीती है। लोकसभा चुनाव में उन्होंने दिखा दिया 37 सीटें जीतकर, वो अपने आप में बड़ी उनकी जीत मानी जानी चाहिए, बड़ी जीत है भी, लेकिन विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव अपने दम पर एक भी नहीं जीत पाए। तो अखिलेश यादव का पूरी की पूरी ताकत अब 27 के लोकसभा चुनाव पर है और उस चुनाव को वो किसी भी हद तक जीतना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार इस तरह के, अब इसमें जो जैसे मैंने बताया, जब वो बयान देते हैं, जब इस तरह के बयान देते हैं कि भाई जो है औरंगजेब महान थे और कुंभ के खिलाफ बयान देते हैं, तो वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम वोटों को इंटैक्ट करना है। राणा सांगा को जब गद्दार बताना, वो भी मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करना कि राणा सांगा को जो है वो बता दो गद्दार। और उसके बाद जब राणा सांगा वाले मुद्दे पर जब विवाद हुआ, जैसे ही रामजी लाल सुमन के घर पर जो है अटैक हुआ, और ये सारे जो चीजें हैं इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं कि भाई ये कैसे, जब करनी सेना वाले जा रहे थे तो उस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे आरोप लगा रहे कि ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हुए थे, उन्होंने वहां से पथराव किया, नीचे से पथराव हुआ। तो ये जिस तरह का क्लैश हुआ, जिस तरह की चीजें हुई, वो भी अपने आप में बड़ा जो है एक विवाद को बढ़ाने वाली चीज है। तो इस विवाद को बढ़ाने से किसको क्या फायदा हो रहा है, ये भी अपने आप में जो है जांच का विषय है। लेकिन फिर आता हूं कि जब जैसे ये रामजी लाल सुमन के घर पर हमला हुआ, तो वैसे ही तुरंत जो है अखिलेश यादव ने ये कहा कि देखो वो दलित हैं और इसीलिए जो है उन पर इस तरह के हमले हुए। अब ये बयान रामजी लाल सुमन जैसे व्यक्ति का द्वारा दिया जाना, अब ये सोची समझिए, पहले अबू आजमी जो है वो महाराष्ट्र में ये बयान देते हैं क्योंकि उनका मुस्लिम वोटर है। उसके बाद जया भादुड़ी जो है, जो उनका एक अलग तरह का, वो कुंभ को लेकर बयान देती हैं। फिर उसके बाद जो अखिलेश यादव जो है वो गौशालाओं पे बयान देते हैं, और रामजी लाल सुमन से जो है वो इस तरह से वो बयान देते हैं, राणा सांगा पे देते हैं या उनसे बयान दिलवाया जाता है, क्योंकि वो दलित, अचानक से वो दलित नेता, तो जैसे ही उनके खिलाफ रोष बढ़ता है तो अखिलेश यादव दलित कार्ड खेलते हैं कि ये देखो दलित हैं इसलिए इनको किया जा रहा है। तो जातियों को बांटने की कोशिश है, जो डिवाइड करना, हिंदुओं को डिवाइड करने की कोशिश है कि हिंदुओं को डिवाइड करो और पीडीए का फॉर्मूला बनाओ, 2027 में चुनाव जीतो। ये कुल मिलाकर उनका फॉर्मूला है जिस पर वो काम कर रहे हैं, और इसीलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और देखिए ना, ये रामजी लाल सुमन का जो बयान था, पहले जब इस पर विवाद होता है तो अखिलेश यादव और बाकी पार्टी के लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम उनके जो है इतिहास के अलग अलग रूप होते हैं। जब विवाद बढ़ता है तो ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव शायद बैकफुट पे जाएंगे, लेकिन पहले अखिलेश यादव समर्थन करते हैं, फिर वो यू टर्न लेते हैं, कहते हैं इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, हम राणा सांगा की जो है वीरता और उनकी राष्ट्रभक्ति पे सवाल नहीं उठा रहे। लेकिन उसके बाद रामजी लाल सुमन कहते हैं कि मैं, अगर मेरे बयान से कोई आहत हुआ तो फिर जो है मैं आहत नहीं करना चाहता था। फिर उसके बाद वो कहते हैं लेकिन मैं अपने बयान पे कायम हूं। तो कुल मिलाकर वो लगातार चाहते हैं कि राणा सांगा के मुद्दे पर, औरंगजेब के मुद्दे पर विवाद बना रहे। इससे मुस्लिम वोट और इससे दलित वोट जो है उनको कंसोलिडेट करने में मदद मिलेगी। तो इस तरह की मैसेजिंग एक कोशिश की जा रही है कि इस तरह की मैसेजिंग की जाए और पीडीए का जो फॉर्मूला उसको इंटैक्ट रखा जाए। तो कुल मिलाकर उनकी राजनीति जो है इसी रूप में दिखाई दे रही है, और कि हिंदुओं बांटो, क्योंकि हिंदू अगर एकजुट रहा और हिंदू अगर जो जिस तरह से कंसोलिडेट हुआ, और हिंदू जो वोट है वो अखिलेश यादव को कंसोलिडेट हिंदू वोट मैं कह रहा हूं, मैं बिखरा हुआ हिंदू वोट नहीं कह रहा हूं, कंसोलिडेट हिंदू वोट अखिलेश यादव को नहीं मिलेगा, वो अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए जातियों में लड़ाने की और पीडीए का अपना जो फॉर्मूला है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव बार बार, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं, इस तरह के कलेश बार बार खड़े कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास, वो अच्छी तरह से जानते हैं इस वक्त योगी आदित्यनाथ जिस फॉर्म में है उसका जवाब उनके पास नहीं है, कोई जवाब नहीं है सिवाय इसके कि हिंदुओं को बांट दो। क्योंकि मत भूलिए कि योगी आदित्यनाथ ने ही ये नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, और योगी आदित्यनाथ इसी नारे पर, इसी नारे के को बार बार दोहरा रहे हैं, और योगी आदित्यनाथ लगातार अपने स्टैंड पर कायम है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और अखिलेश यादव की पूरी राजनीति एक रहने की जो रणनीति जिस पर योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं उसको अटैक करके एकता को तोड़ने की कोशिश है। हिंदू बटेगा
तो ही अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। ये पूरा का पूरा उनकी स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। ये विवाद ऐसे ही नहीं खड़े हो रहे, ये विवाद ऐसे ही नहीं, बयान इस तरह से ऐसे ही अनावश्यक रूप से नहीं दिए जा रहे, पूरी एक सोची समझी रणनीति है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।